Dear students, we are discussing about self-induction and self-inductance and also the relation between self-inductance and EMF. आपको बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस बताए थे। हमारे बीच जानवी श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। जानवी बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? When there will be flow of current in any circuit or coil, and if the current change with respect to time, then there will be change in flux linked to that coil, and hence some current induced in that coil, which is called self-induced current, and due to which this current produce that EMF is called self-induced EMF. समझ है? सिंपल फंडा है। अगर कोई कॉइल है, कॉइल में कोई करंट फ्लो हो तो कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कॉइल से कोई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। अगर कॉइल में बहने वाली करंट समय के साथ चेंज होती रहे, if the current flowing in any coil is in the changing nature with respect to time, then there will be some magnetic flux produced या change link this coil। उस coil से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है, गुजरने वाला फ्लक्स है, उसका मान बदलता रहेगा। ड्यू टू फैराडे देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट। इस वजह से उस सर्किट में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे बेटा? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ऐसा ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या था बेटा? हमने यहीं पर आपको समझाया था, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होती है उसी की वजह से वह सर्किट में जो है फ्लक्स क्रिएट होता है। इसका मतलब जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो उसमें बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। कह सकते हो कि टोटल फ्लक्स एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट आई। याद आया बेटा? एन फाई प्रोपोर्शनल आई मीन्स एन फाई इक्वल एल आई। हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल की वैल्यू होती है एन फाई बाई आई। मिस्टर प्रज्ञान सिंह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? एल हवाई है। एल इक्वल क्या फार्मूला आया था? एन फाई बाई आई। तो टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल एट फ्लो ऑफ यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। नहीं समझे बेटा मेरी बात? समझ में बात कि जो कोई कॉइल है उसमें जितना भी फ्लक्स बने वो भी यूनिट करंट के फ्लो होने पर वही जो है क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। प्रज्ञान बेवकूफ, एन फाई अपान आई है बराबर एल के। आई को वन सपोज कर लिए थे, याद करो 3 बार पढ़ा चुके इसको। आई इक्वल 1 तो एल इक्वल एन फाई। इट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल ऑन फ्लोइंग यूनिट करंट। क्या प्रॉब्लम है? यूनिट करंट के फ्लो होने पर जितना जो है बनता है इंडक्टेंस, जो यूनिट करंट के फ्लो होने पर जितना भी फ्लक्स बनता है वही जो है इंडक्टिव कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस है। याद आया बेटा? और आपको रिलेशन बिटवीन एल एंड डी बताए थे। क्या करो, कैसे बताए थे कि इफ व्हेन करंट I1 passes through the coil and flux will be phi1, and when current passes I2 then flux will be phi2। अगर I1 करंट के फ्लो होने पर किसी कॉइल में phi1 फ्लक्स बनता हो और I2 के करंट के फ्लो होने पर फ्लक्स phi2 बनता हो तो n phi1 इक्वल एल I1, n phi2 इक्वल एल I2। माइनस कर दिए थे तो याद करो क्या आ गया था? एन डेल्टा फाई इक्वल एल डेल्टा आई। डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए थे, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। कल परसों नरसों समझा रहे हैं। माइनस कर दिए थे दोनों तरफ तो ई बराबर क्या आ गया था? याद करके बताओ। ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। यह आया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एल की वैल्यू आई थी एल इक्वल माइनस ई अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। यहां से भी एल की डेफिनेशन आ सकती है। कैसे? डेल्टा आई बाई डेल्टा टी को क्या कर दो? यूनिट। तो एल इक्वल माइनस ई मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द
value of induced EMF if there will be unit rate of change of current from that coil. प्रज्ञान कैसे बोलोगे, फिर से बोलो. If delta I by delta T बराबर यूनिट इक्वल टू यूनिट, देन सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू ऐसा कुछ. हम लोग जो है कल की क्लास में 2-3 छोटे छोटे डेरिवेशन पढ़े थे. सेल्फ इंडक्टेंस फॉर किसके लिए पढ़ा था बेटा? सर्कुलर कॉइल के लिए. तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड B निकाले थे, फिर उसके बाद फाई बराबर B इंटू ए से फार्मूला आ गया था सर्कुलर कॉइल के लिए भी और सॉलिनॉइड के लिए भी. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिराइव कराए थे, बताए थे कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था स्टोर्ड एनर्जी फॉर इंडक्टेंस. इंडक्टर के लिए कितना एनर्जी जो है स्टोर होती है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यही प्रूव हुआ था. और आपको एक्सप्लेनेशन दिए थे टोटल वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. किसी इंडक्टर में कोई कॉइल हो, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके अगेंस्ट जितना वर्क डन किया जाता है, जानवी बेटा वही क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी. आपको बताए थे कि इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू एनी coil and some EMF induced as E. अगर E जो है EMF इंड्यूस हो तो हम लोग जो है E की वैल्यू क्या जानते हैं? We know that value of E इक्वल, याद ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है E इक्वल हम लोग जानते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही जानते हैं बेटा. एंड इफ देयर विल बी delta Q charge flowing in delta T time means rate of change of charge is Q dQ by dt. तो हम लोग जानते हैं बेटा अगर जो है dQ चार्ज dt टाइम में फ्लो हो रहा हो तो वर्क डन dW क्या होगा? आपको पता है E इक्वल dW अपॉन dQ, ये बताए थे. एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dW इक्वल E dQ और अगेंस्ट करना है तो माइनस ई डी क्यू. यहां पर बेटा माइनस ई डी क्यू और ई दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ई की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस हो गया एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू. याद है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? आई. तो एल आई और डी आई, यही हो गया था. टोटल वर्क डन निकाले थे जिसको हम जो है स्टोर्ड एनर्जी कह देंगे. तो 0 से मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी और यहाँ एल आई डी आई. अब बच्चों एल आई का इंटीग्रेशन किए थे आई स्क्वायर अपॉन 2, करंट 0 टू आई नॉट थी, तो ये आ गया था हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. आंसर आ गया. याद आया बेटा? अब देखो ये जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्शन क्या है कि अगर current is flowing through any circuit, current start in increasing value. करंट जो है बढ़ते हुए मान को पहुंचती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर. लेकिन ये करंट जो चेंज होते हुए जा रही है इसकी वजह से वहां फ्लक्स चेंज होने लगता है और इंड्यूस्ड करंट बन जाती है और लेंज के नियम से वो इस मेन करंट का अपोज करती है. तो हमारी जो 1 2 3 4 हो रही है, जो करंट इंड्यूस हो गई है वो इसको और कम करने लगती है. तो 1 2 3 4 के बजाय ये 4 3 2 1 माइनस होने लगती है. तो मतलब देयर विल बी सम लॉस ऑफ करंट इन आवर सर्किट्स. हमारे सर्किट में जो हमारे कॉइल्स हैं उनमें सेल्फ इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक लॉस होती है. हमको चाहिए 10 एम्पियर की करंट, लेकिन हम 10 के बजाय 15 या 16 लेते हैं, तब कहीं जाके 10 मिल पाती है, बाकी जो है सेल्फ इंडक्शन के कारण मिसयूज हो जाती है, लॉस हो जाती है. तो सेल्फ इंडक्शन से बचने के उपाय किए जाते हैं. तो 2 बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ इंडक्शन से बचने के और वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो वही हेडिंग बोल रहे थे, सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन के इवेंट पर कुछ घटनाएं जो सेल्फ इंडक्शन से प्रभावित होती है और जिन्हें हम बचाते हैं. देखो पहली घटना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो घटना बताने जा रहा हूं
इसको बेटा लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते रहोगे और एग्जामिनर बाहर से एग्जाम लेने आया रहेगा तो अक्सर क्वेश्चन करते हैं। इन व्हीटस्टोन सर्किट सिस्टम, व्हीटस्टोन सर्किट पढ़े हो? Yes, sir. व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन सर्किट? व्हीटस्टोन सर्किट का क्या यूज है? एनीबॉडी? गुड गुड, हमने बताया है। व्हीटस्टोन सर्किट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, एनी कंडक्टर और एनी सर्किट। किसी सर्किट का अननोन रेजिस्टेंस निकालने का एक ऐसा डिवाइस है जिसको जो है CF व्हीटस्टोन ने बनाया था। P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R नोन रेजिस्टेंस होते हैं, S इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस मालूम करना रहता है उसको हम S की प्लेस पे सेटअप करते हैं। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं। तो अब बेटा अगर याद करो, व्हीटस्टोन सर्किट से हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो करते क्या है? फर्स्टली we start cell switch K1 and after some time we start galvanometer switch K2। पहले सेल स्विच K1 ऑन करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर स्विच K2। फिगर उगर याद करो, सब पढ़ाए हुए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट याद करो, P, Q, R, S चारों रेजिस्टेंस A, B, C, D के 4 अलग अलग साइड से कनेक्टेड थे और डायगोनल साइड से गैल्वेनोमीटर था और सेल भी था। BD में गैल्वेनोमीटर था, AC में सेल, दोनों का प्लेस चेंज भी कर सकते हो। तो बेटा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई सेल स्विच ऑन बिफोर गैल्वेनोमीटर स्विच, या घुमा के पूछ लेता है, जो वाइवा करने वाला आया रहता है, आप प्रैक्टिकल करते रहते हो, कहता है बेटा कौन से स्विच पहले ऑन करोगे? तो आप बोलोगे सेल स्विच पहले ऑन करोगे। क्वेश्चन तुरंत पुट करेगा व्हाई। सेल स्विच क्यों पहले ऑन की जाती है? व्हाई सेल स्विच ऑन फर्स्टली देन K2 या देन गैल्वेनोमीटर स्विच। गैल्वेनोमीटर स्विच के पहले क्यों ऑन करते हैं? क्योंकि बेटा इफ बी ऑन गैल्वेनोमीटर स्विच फर्स्टली, अगर हम गैल्वेनोमीटर स्विच को पहले ऑन कर दें, देन देयर विल बी सेल्फ इंडक्शन इवेंट इन ईच साइड ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टिव करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ईच साइड ऑफ सर्किट and there will be no exact and real value, accurate value of resistance. There will be error in measuring resistance। शॉर्टकट में बताएं क्या बोले कि जो हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, अगर जो है गैल्वेनोमीटर स्विच ऑन कर देंगे तो व्हीटस्टोन सर्किट की सभी साइड में सेल्फ इंडक्शन की इवेंट होगी और सभी साइड में सेल्फ इंडक्टिव करंट फ्लो करने लगेगी, और इसलिए जो रेजिस्टेंस की आप एग्जैक्ट और प्योर वैल्यू ले रहे हो उसकी वैल्यू में एरर आएगा, प्योर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू विच या प्रिवेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन की इवेंट से बचने के लिए बी स्टार्ट सेल्फ स्विच फर्स्टली, हम सेल्फ स्विच ऑन कर देते हैं तो करंट सारी साइड में फ्लो होने लगती है, और जब करंट सारी साइड में फ्लो हो जाती है तब हम जो है गैल्वेनोमीटर स्विच ऑन करते हैं, और तब यहाँ सेल्फ इंडक्शन की इवेंट नहीं होती। रेजिस्टेंस जो अननोन निकाल रहे हो वो प्योर और करेक्ट वैल्यू में आता है। तो समझ में आ गई बेटा बात? क्या मतलब समझ में आया शॉर्टकट में कि सेल्फ इंडक्शन से बचने के लिए सेल्फ स्विच K1 को गैल्वेनोमीटर स्विच K2 से पहले ऑन किया जाता है। तो समझाने को तो लंबा चौड़ा समझा दिए कि इफ बी ऑन गैल्वेनोमीटर स्विच फर्स्टली देन देयर विल बी इवेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन ईच साइड ऑफ सर्किट। अगर हम मान लीजिए गैल्वेनोमीटर स्विच को पहले ऑन कर देते हैं तो हर साइड में सेल्फ इंडक्शन की इवेंट होने का पॉसिबिलिटी है, और इस वजह से रेजिस्टेंस जो अननोन हम मेजर कर रहे हैं वो रियल वैल्यू में नहीं आएगा, कम या ज़्यादा मेजर कर लोगे, मीन्स देयर विल बी एरर इन मेजरिंग रेजिस्टेंस। ओके बेटा, और इसी से बचाव के लिए प्रिवेंट इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बी स्टार्ट सेल स्विच बिफोर गैल्वेनोमीटर स्विच। अगर हम सेल स्विच पहले ऑन कर लेते हैं तो हर साइड में करंट फ्लो होने लगती है, तब गैल्वेनोमीटर स्विच ऑन करते हैं, सेल्फ इंडक्शन की इवेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्यों जो है सेल्फ इंडक्शन इवेंट नहीं हो रही है? क्योंकि जानवी बेटा आप सेल से करंट ले रहे हो,
जो सेल से करंट फ्लो होती है, दैट करंट इज कॉल्ड डीसी करंट, एंड डीसी करंट इज सच टाइप ऑफ करंट विच वैल्यू इज ऑलवेज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझे? जो डीसी करंट होती है वो हमेशा एक ही वैल्यू में फ्लो करती है। और हमारे घरों में कौन सी करंट आ रही बेटा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, माने एक के बाद एक, मतलब एक बार बढ़ते हुए एक बार घटते हुए। बट इन आवर हाउसेस देयर विल बी फ्लो ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट विच स्टार्ट फ्लोइंग इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर। ऐसे ऐसे चलती है कौन? एसी करंट। इट बिकम या इट इंक्रीजेस फर्स्टली एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन डिक्रीज ऑर्डर। नहीं समझे? जो हमारी एसी करंट है ये पहले जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, बढ़ती बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है, फिर घटते 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 शून्य, फिर और ज़्यादा घटते घटते माइनस में मैक्सिमम वैल्यू, फिर ऐसे। तो मतलब इस तरह से ऑर्डर में चलती है कौन? एसी करंट। तो अगर एसी करंट यहाँ रहेगी तो आप समझ रहे हो कि सर्किट में अगर एसी करंट फ्लो करेगी तो सेल्फ इंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा उस करंट का मान चेंज होता रहा है ना, और जब करंट का मान चेंजिंग होता रहेगा तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, तभी तो करंट इंड्यूस्ड होगी। लेकिन जो हमारी डीसी करंट है वो क्या होती है? ऑलवेज सेम वैल्यूज की है। तो सारी साइड में जब डीसी करंट फ्लो होने लगती है, सब में सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही वैल्यू का बनता है, चेंज होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है सेल्फ इंडक्शन की इवेंट नहीं होती। समझ में आया बेटा? एक और जो है एग्जाम्पल है सेल्फ इंडक्शन से बचाव के लिए, ये लैब में प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, बता लोगे ना बेटा? तो भूल जाते हो सब लोग, बता कहाँ पाते हो। देखो जरा एक और एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, एक लेसन पहले हम लोगों को पढ़ने को मिलता था थर्मामीटर, अब नहीं है कोर्स में। थर्मामीटर जो बहुत पहले मतलब 2014-13 तक था, थर्मामीटर एक लेसन था 11th की क्लास में पढ़ने को मिलता था। उसमें बेटा देयर विल बी सम, नाम से ही स्पष्ट है चैप्टर का कि उसमें बहुत सारे थर्मामीटर यूज होते थे जो टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका बताते थे। अब तो आपके लेसन में 11th की क्लास में केवल 3 थर्मामीटर है। एक जो है अब एब्सोल्यूट थर्मामीटर, एक सेल्सियस थर्मामीटर माने सेल्सियस थर्मामीटर है, केल्विन थर्मामीटर है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है, र्यूमर थर्मामीटर है। 11th में पढ़े हो गएगा तो यही है। लेकिन पहले बेटा ऐसे थर्मामीटर्स थे जिनसे जो है कम से कम -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे। मतलब ऐसे जो है थर्मामीटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन था जिनकी वैल्यू जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की मेजरिंग के लिए यूज होती थी। मतलब थर्मामीटर जो एक लेसन रहता था उसमें ऐसे ऐसे थर्मामीटर के बारे में पढ़ाया जाता था। हम लोग पढ़े हैं 2012-13 तक कोर्स में रहा उसमें, उसके बाद पार्ट ही गायब हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, बहुत ईजी भी था। तो क्या था बेटा कि थर्मामीटर नाम का एक लेसन था जिसमें जो है बहुत सारी थर्मामीटर्स मीन्स टेम्परेचर मेजर करने वाले डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन था। उसी में एक डिवाइस थे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, एक डिवाइस थी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। ये दोनों डिवाइसेस ऐसे थे जिनसे जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर की वैल्यू मेजर्ड होती थी। वैसे ही एक फेमस थर्मामीटर होता था प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। क्या बेटा? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो थोड़ा सा बता रहे हैं उसी बारे में। एक थर्मामीटर यूज किया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, जानवी बेटा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी हिंदी में कहा जाता था, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब कोर्स में नहीं है। होता क्या था निखिल बेटा कि एक जो है ग्लास की सिलिंड्रिकल ट्यूब होती थी, ग्लास की, ठीक है बेटा, हवा में से फिगर बता रहे हैं, और इसके ऊपर बेटा ऐसे ऊपर एस्बेस्टस की प्लेट लगी होती, सभी देख रहे हैं। यहां पर एक पत्ती स्ट्रिप्स रखी रहती थी, ठीक है।
और इस पत्ती पर प्लेटिनम का वायर ड्वेल टर्न में लपेटा रहता था और यहां बेटा 4 पिंस रहती थी। कितनी पिंस? P1, P2, C1, C2। ठीक, यहाँ P1 से तांबे का वायर आता था और इस जो है रजिस्टर से कनेक्टेड रहता था। P2 से भी वायर आता था, रजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्टेड रहता था। और यहाँ C1 और C2 से वायर आते थे जो आपस में जुड़े रहते थे, जिनका लास्ट एंड। और यहाँ बेटा माइका की डिस्क लगी होती थी। किस चीज की? जिससे ये चारों तार गुजरते थे। यहाँ होल बना रहता था, इन्हीं होल से ये चारों तार गुजरते थे और कई सारी माइका की डिस्क लगी रहती थी। ऐसे ही, ठीक बेटा। फिर माइका डिस्क लगी इसलिए रहती थी कि जिससे ये चारों तार आपस में टच ना हो, दूर दूर बने रहे। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो अब रफ फिगर बनाए हैं, पढ़ना तो है नहीं इसको। इस डिवाइस का नेम क्या है? इट इज प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ठीक है, इट इज अ सच टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर मिनिमम एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये इतना खतरनाक टर्म जो है थर्मामीटर है कि कम से कम -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को मेजर कर सकता है। बर्फ से भी ठंडी चीज को मेजर कर सकता है। और हाईएस्ट 1600, मतलब ये भट्टी उट्टी जो होती हैं मेल्ट की जाती है जिसमें जो है मेटल्स को, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकता है। 1600 बेटा बहुत होता है। जो हमारे सेल्सियस थर्मामीटर वगैरह उनकी औकात 100 डिग्री सेल्सियस तक है, 0 से 100। वो जो है मेल्टिंग आइस माने पिघलते बर्फ और बॉइलिंग वाटर खौलते जल के बीच की ही बॉडीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा की नहीं। लेकिन ये बहुत हाईएस्ट टाइप का है। तो मिस्टर सिद्धांत तिवारी, क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, हमको तो इसको पढ़ना नहीं बेटा, हमको पढ़ना है यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन इवेंट। तो यहाँ पर बेटा बताया जाता है कि वाई प्लेटिनम रेजिस्टेंस वायर इज रैप्ड इन ड्यूअल फॉर्म। प्लेटिनम वायर दोहरा करके क्यों लपेटा गया है? तो ड्यू टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन। सिंपल सा बता दोगे आपसे अगर पूछे कि प्लेटिनम का वायर थर्मामीटर में दोहरा करके क्यों लपेटा जाता है, तो आप क्या बता दोगे बेटा कि दोहरा करके लपेटते हैं तो एक तरफ जो करंट आए दूसरी तरफ वाली करंट भी बने, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर दे, माने जो सेल्फ इंडक्शन हो दोनों विपरीत डायरेक्शन में और जो है सेम अमाउंट बने और एक दूसरे द्वारा कैंसिल हो जाए। इसीलिए ऐसा यूज करते हैं। हालांकि इसमें और भी कई थर्मामीटर थे इस लेसन में, है ना, तो हम लोग और थर्मामीटर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। बस यही आपसे पूछेगा कि वायर को दोहरा करके क्यों लपेटते हैं, तो आप बता दो बेटा दोहरा करके क्यों लपेटते हैं। बस शॉर्ट में, जिससे जो है सेल्फ इंडक्शन की घटना से बचाव हो सके, सेल्फ इंड्यूस करंट इक्वल अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में बने और एक दूसरे को कैंसिल कर दे, हमारा लॉसेस ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन ना हो। बस समझ में बेटा। तो ये दो जो है ऐसे जो है टॉपिक्स हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन का इस्तेमाल होता है, लॉस से बचाव किया जाता है सेल्फ इंडक्शन से। बच्चों जैसे ही आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है, सेम प्रोसेस में म्यूचुअल इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन का लॉजिक खोपड़ी में फिट रहे कि कोई एक कॉइल होती है, करंट फ्लो होती है, करंट का मान जैसे जैसे बढ़ता है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उससे जो फ्लक्स बना है वो भी चेंज होता है। एंड व्हेन magnetic flux is in changing nature, then according to Mr. Faraday there will be event of induction, induction की इवेंट होगी, वहाँ कोई करंट इंड्यूस्ड होगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है ना बेटा, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं बेटा कि अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इवेंट होगी और जो है
ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर फिगर देखो जरा एक और समझने का प्रयास करो। सारे लोग समझा दे रहे हैं, कल लिखाएंगे लोग। ऑल ऑफ यू, लेट इट इज अ सर्कुलर कॉयल, मेटालिक सर्कुलर कॉयल। कोई एक मेटालिक सर्कुलर कॉयल है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। और ये जो मेटालिक सर्कुलर कॉयल है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, दिख रहा है? कई टर्न में है, सर्कुलर है कई टर्न में। और वन सेल इज आल्सो अटैच्ड एंड यस यादव, it is also connected with a cell and connected with a rheostat. rheostat इस करंट को कब ज्यादा करेगा? यस सर। ठीक है। अब बेटा, when cell switch is on, some current produced by the cell and that current start flowing through the coil. coil से फ्लो होने लगती है। Due to the flow of current, according to Ørsted, there will be producing या production of magnetic field. तुरंत coil के आसपास magnetic field बन जाएगा and that field is represented by magnetic force line. वो फील्ड जो बना यहाँ करंट के फ्लो होने से, विनय कुमार इसरा जी इसको किससे दिखाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स लाइन। दीज आर द मैग्नेटिक फोर्स लाइन विच आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इस कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक पास आउट होने लगा। इतना समझ में? अब बेटा, इफ वी पुट another coil near to first coil, इस कॉयल के नजदीक एक और कॉयल हम रख दें। यहाँ पर बेटा अगर हम एक और कॉयल रख दें जिसमें जो है नंबर ऑफ टर्न पहले कॉयल के रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा हो, दोनों काम कर सकते हो, कम हो या ज्यादा हो। And this coil is attached only a milliampere meter. थोड़ा भी करंट इसमें फ्लो होगी तो ये मीटर करेगा। फिगर समझ में आया? It is called primary circuit and it is called secondary circuit. अब थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए सब लोग, थ्योरी समझिए। When current start flowing in first circuit, okay, then magnetic field produced and passes through first circuit and due to which some magnetic flux created and which passes through primary and secondary both coils. नहीं समझे बेटा? जब जो है इसमें करंट फ्लो हो रही तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से गुजरेगा और इसके अगर बहुत ही नजदीक दूसरी कॉइल हो, टच में ना हो, दोनों टच हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टच में ना हो तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे होकर गुजर रहा है वो दूसरे से भी गुजरेगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक रहेगा? आसपास थोड़ी दूर तक तो रहेगा। तो अब क्या समझे? अंग्रेजी में बात कर रहे हैं हम। When some electric current start flowing through first coil, then magnetic field produced due to which some magnetic flux start passing through primary as well as secondary coil both. जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो इन दोनों से गुजरने लगा। If this current is of changing nature with respect to time, अब अगर ये करंट चेंज नेचर की हो, इस करंट का मान टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता हो, if this current increases with respect to time, then produced magnetic flux also increases with respect to time and that flux is passing through first and second दोनों coils। मतलब अगर इसमें करंट जो बनी है उसका मान हम बढ़ाते जाएं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो भी क्या होता जाएगा? टाइम के साथ बढ़ता जाएगा ना, और वो फ्लक्स दोनों से गुजर रहा है। तो अब इस कॉइल की कल्पना करो
it is a secondary coil and some magnetic flux is passing through this coil and that magnetic flux is now changing with respect to time. नहीं समझे? ये जो दूसरी कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है और वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? ड्यू टू मिस्टर फैराडे देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहां सम करंट इंड्यूस इन दिस कॉइल। इस कॉइल में कुछ करंट बन जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी एंड ड्यू टू लेंज लॉ के अनुसार इट इज इन द अपोजिट नेचर ऑफ द प्रोडक्शन रीजन, जिसकी वजह से बनी है उसके अपोजिट नेचर में होगी। मतलब ये प्राइमरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां बेटा कॉइल में करंट फ्लो होने लगी ऐसे, ठीक है। दिस करंट मींस प्राइमरी करंट, मेन करंट increases with respect to time. Hence, magnetic flux passing through secondary coil also increases with respect to time, and hence induced current in this coil also increases with respect to time. इस कॉइल में करंट का मान इंक्रीज करो तो जो फ्लक्स बन रहा है दूसरी कॉइल से जो गुजर रहा है उस फ्लक्स में चेंजिंग भी तेजी से होगी। इस वजह से यहां बनी हुई इंड्यूस करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इस इंड्यूस करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो प्राइमरी कॉइल से गुजरेगा। नहीं समझे? इस इंड्यूस करंट, यहां करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो प्राइमरी कॉइल से गुजरेगा। और जब इसका मान चेंज होता रहेगा, when induced current is in changing nature, then the magnetic flux which is passing through primary coil also in the of changing nature, तो ये भी चेंजिंग नेचर में रहेगा। इसलिए इस कॉइल में भी इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी और वो इस करंट का अपोज करेगी। ऐसी घटना होती रहेगी दोनों में। एक कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसमें जो है करंट इंड्यूस्ड हो रही है। ऐसी करंट को म्यूचुअल इंड्यूस्ड करंट, और ये कंप्लीट घटना, इवेंट, फेनोमेनन म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। इतना लंबा चौड़ा बोलने के बजाय शॉर्टकट में भी तो बोल सकते हो। व्हेन देयर विल बी चेंज इन करंट इन वन कॉइल ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल चेंज एंड सम करंट इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल, दिस इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं समझे? एक कॉइल में बहने वाली करंट के मान में चेंजिंग करने से दूसरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हो और दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए, यही इवेंट म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है ना? व्हेन, ध्यान से सुनो, बंद करो फोन, फोन आया है, बंद करो, बंद कर दीजिए। when there will be change in current flowing in one circuit, then flux produced या passing through second circuit is changed due to which some current induced in second coil. एक कॉइल में करंट जो बह रही है उसमें चेंजिंग होने पर दूसरी कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से करंट का इंड्यूस हो जाना, ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, माने करंट बन जाना, ईएमएफ बन जाना, ये क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। इधर क्लियर? अब यहां पर एक चीज बताओ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में एक फर्क है। सेल्फ इंडक्शन में जो फ्लक्स की चेंजिंग होती थी वो उसी कॉइल में होती थी, और म्यूचुअल इंडक्शन में पहले सर्किट में करंट चेंज हो रही है और दूसरे सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, अगर दोनों कॉइल में आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है, पहली कॉइल में N1 टर्न हो, दूसरी कॉइल में N2, पहली कॉइल में I1 करंट फ्लो हो दूसरी में I2, और दूसरी कॉइल में इस वजह से फ्लक्स I2 बने, तो दूसरी कॉइल का फ्लक्स टोटल क्या होगा बेटा? एक टर्न का फ्लक्स I2। इफ when current I1 flows through primary circuit, then the flux produced per turn is phi2.
फॉर सेकेंडरी कॉयल। अगर प्राइमरी कॉयल में I1 करंट फ्लो हो और इस वजह से सेकेंडरी कॉयल के हर टर्न का फ्लक्स φ2 हो, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? ये क्यों बना? इसमें बहने वाली करंट के कारण। इसका मान कहाँ डिपेंड करेगा? इसमें बहने वाली करंट पर। तो N2 φ2 प्रोपोर्शनल और बेटा N2 φ2 इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट M यूज होता है, M12 और M12 इज कॉल्ड N2 φ2 अपॉन I1। ये M12 को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू सेकंड कॉइल, प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। ऐसे ही यहाँ कौन सी करंट है? अगर मान लो I2 करंट है, यहाँ I1 करंट है, I2 करंट है, इसमें फ्लक्स कितना बना? φ1। तो यहाँ पर जो है बेटा N1 φ1 प्रोपोर्शनल I2, तो N1 φ1 इक्वल M21 I2, तो M21 इक्वल N1 φ1 अपॉन I2। ऐसे बना सकते हो ना बेटा? एन जाओ, कोई डिस्टर्बेंस? डेफिनेशन बनाना हो यहाँ पर म्यूचुअल, ये M12 क्या है? इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? जैसे कल बनाए थे हम लोग। I1 1 कर दो तो M12 बराबर क्या हो जाएगा? N2 φ2 क्या है? सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है और I1 क्या है? प्राइमरी कॉइल की करंट है। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू सेकंड या प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया कि सेकेंडरी कॉइल में जो भी फ्लक्स बनता है वो भी पहले वाली कॉइल में यूनिट करंट के फ्लो होने पर उसे ही पहले के सापेक्ष दूसरे का म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल इज सेम एज द म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। पहली कॉइल में यूनिट करंट फ्लो होने पर दूसरी कॉइल का जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसे ही पहले के सापेक्ष दूसरे का म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसका उल्टा बोलेंगे तो दूसरी कॉइल में यूनिट करंट इंड्यूस होने पर पहले कॉइल का संपूर्ण मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब I2 1 है तो N1 φ1, दूसरे के सापेक्ष पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स बोला तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। कैसे बोलेंगे प्रज्ञान? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसिंग ऑन फ्लोइंग यूनिट करंट इन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी टू प्राइमरी कॉइल 2 to 1। समझ आ रहा है बेटा? और आपको कल बताए थे अगर याद हो बेटा कि जो जो घटनाएं सेल्फ इंडक्शन में पढ़े हो वो सारी इवेंट सारी घटनाएं म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ेंगे। और एक बात बताए थे कि जैसे पहले ये फार्मूला पढ़े थे, फिर एल और ई में रिलेशन पढ़े थे, तो वैसे यहाँ एम और ई में रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे सेल्फ इंडक्शन से बचाव किया जाता है तो वैसे में म्यूचुअल इंडक्शन बहुत जरूरी है। आपको याद आ रहा होगा फिगर देखकर कि ट्रांसफार्मर ऐसे होता है। ट्रांसफार्मर जो है इसी पर बना हुआ है और हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब